मेरा तो हर दिन एक नया चुनौती रहता है और चुनौतियों के बीच में ही मैं जीता हूँ। वही लोग हैं जो कभी आपको पसंद करेंगे, कभी आपको नापसंद करेंगे और सबकी वजह होती है और उस वजह को आपको जानना होगा। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आज मैं विधायक हूँ या मंत्री हूँ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, वहीं माननीय टी.एस. बाबा साहब का भी आशीर्वाद है। सभी लोगों ने चाहा है तब तो मुझे अवसर मिला है। एक गाँव का एक सामान्य सा व्यक्ति को ये अवसर मिला है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर हैं और आज हम एक पॉलिटिकल व्यक्ति से कोशिश करेंगे कि नॉन पॉलिटिकल बातचीत करें और कैसी उनकी दिनचर्या रहती है उस पर भी बात करेंगे। उनके साथ हम कुछ दूर तक चलेंगे, हालांकि वो रायपुर के लिए निकलने वाले हैं। दिन भर का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो इस तरीके से सुबह किसी भी मंत्री का शेड्यूल एक तय किया जाता है। उनके स्टाफ जो होते हैं वो उनके द्वारा बना के दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर उनका किस किस समय पे कार्यक्रम है। का मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मंत्री अमरजीत भगत जी के साथ आपको की बातचीत को दिखाएं और दिन भर उनकी जो व्यस्तता होती है, कैसे एक मंत्री, कैसे एक नेता पूरे दिन में किस तरीके से व्यस्त रहता है और कैसे लोगों से मिलता है, कैसे पूरे लोगों को मैनेज करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और अपने लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं। हम तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। तो फाइनली अब खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ये जो काफ़िला है अंबिकापुर से निकला है और अभी हम रास्ते में हैं। हमारे साथ मंत्री जी हैं। ये पूरा जो दिनचर्या है आपका, जिस तरीके से व्यस्तता रहती है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? सुबह घर में भी लोग रहते हैं, उनसे भी मिलना होता है और फिर जगह जगह शोकाकुल लोगों से मुलाकात है, कई लोगों के घर में जाना है, कैसे हो पाता है इस तरीके से दिनचर्या? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमसे चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में व्यस्तम समय में से ज़रूरी काम के लिए समय निकालना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहता है। लेकिन कहते हैं कि अगर जो अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाता, फिर किसी के लिए समय उसके पास नहीं रहता है। बिल्कुल सर, यही वजह है कि आपकी एक अलग पहचान है, अलग छवि है, सहज और सरल स्वभाव है। काफ़ी लोग आकर सुबह से जिलों से, संभाग से आकर बैठे रहते हैं। हर एक से मुलाकात करना और इस तरीके से एक एक के घर में जा पाना, प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता होगा उसमें। अगर कोई अपना दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले कि कितना बजे से कितना बजे तक हमको कौन कौन सा काम करना है, तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है। एक तो हमारा 10 बजे तक का कार्यक्रम जो है वो घर का रहता है। सुबह उठना, व्यायाम करना और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के व्यायाम वगैरह करके जो आए रहते हैं उनके साथ बैठ कर के चाय पीना, पेपर पढ़ना। इस बीच में काफ़ी लोगों का काम निपट जाता है। फिर हम नहाने जाते हैं, नहा वहा करके पूजा पाठ करना, फिर पूजा करके तुरंत नाश्ता करना, नाश्ता करके और कंप्लीट हो करके घर का जो ज़रूरी काम रहता है एक बार उसको चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम निकलते हैं। फिर जो बाहर से क्षेत्र से कार्यकर्ता हों, अधिकारी हों, सभी लोग जो आए रहते हैं उनसे हम चर्चा करते हैं, भेंट करते हैं। सब लोगों का समस्या को सुनने के बाद यथाउचित उस पर कार्रवाई करते हैं, उसका समाधान करते हैं। इसके बाद हम कार्य क्षेत्र के लिए निकल अपने लिए कितना समय निकाल पाते हैं फैमिली के लिए? उसी में से कुछ अलग से नहीं, उसी में सब कुछ रहता है कि जितना टाइम हम घर में हैं उसमें सभी लोगों से भेंट मुलाकात भी, नाते रिश्तेदार जो आए रहते हैं उनसे भी मुलाकात। इसके बाद
कार्य क्षेत्र में निकले तो पूरा फिर चाहे विभागीय काम हो, मीटिंग हो या दौरा कार्यक्रम हो, उसी बीच में शेड्यूल बन जाता है कि कौन कौन सा कार्यक्रम जुड़ा है। उसमें कई ठो गमी वाला रहता है, कई ठो शादी वाला रहता है, कई ठो अन्नप्राशन वाला रहता है, कई ठो पूजा पाठ वाला रहता है। अभी ऐसी भी स्थिति बनी होगी कि लोग नाराज हो गए हों, कहीं नहीं पहुंच पाए हों आप? होता है। कई लोगों के यहाँ आप बोल करके भी आप चाह करके भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतना मतलब दूरी दूरी में कार्यक्रम रहता है और कार्यक्रम की व्यस्तता इतनी रहती है कि उसी में ज़्यादा समय लग जाता है, तो अगले जो पॉइंट रहता है वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो नहीं पहुँच पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से फिर उसको अगले शेड्यूल में ले लेते हैं। ठीक है, आपका ये चौथा टर्म है, सीतापुर से आप विधायक रहे, अजय योद्धा माने जाते हैं आप सीतापुर जैसे जगह पर। इन सरकार को भी लगभग 3 साल पूरा होने जा रहा है, क्या लगता है कुछ ऐसा काम जो छूट गया हो आपके अपने इलाके के लिए या इस क्षेत्र के लिए जो आप अभी भी करना चाह रहे हो? ये तो अभी तो चल रहा है, अभी तो वर्किंग पीरियड है, बहुत सारे काम करवा दिए हैं और 15-20 साल से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, और मैं तो कहूँगा कि आज़ादी के बाद से कभी उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला नहीं था मंत्री पद का, सरकार में सम्मिलित होने का। इस बार अवसर मिला है तो हम चाहते हैं कि जितनी भी लोगों की शिकायतें थी उसको हम दूर करें और विकास के जितने भी काम रुके हुए थे उसको हम पूरा करें, और इसी काम में हम लगे रहते हैं। अभी चूँकि आप संस्कृति मंत्री भी हैं, फिल्म नीति की काफ़ी तारीफ़ हो रही है, पर जो फिल्म सिटी जो एक बनाया जा रहा है वो रायपुर में बनाया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि इसके लिए कांकेर जैसा इलाका भी उपयुक्त था, या सरगुजा, खासकर आपका जो मैनपाट का जो क्षेत्र है वो जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, यहाँ रहता तो शायद और कुछ बेहतर हो पाता? छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का बनना और सरकार का मुहर लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज तक फिल्म नीति नहीं बन पाया था, किसके लिए क्या करना है, उसकी सीमा क्या होगी, किसको अवसर देना है, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बन जाने से सबके लिए प्रावधान किया गया है, और उस प्रावधान में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 1 करोड़ रुपया और अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर अगर अवार्ड कोई फिल्म जीतता है छत्तीसगढ़ का, उसको 5 करोड़ तक का उसमें प्रावधान किया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। एक तो जो फिल्म बनाते हैं, कई लोग अपने जीवन का पूरा पूंजी लगा देते हैं, पूरा मेहनत, पूरा जीवन खपा देते हैं, हासिल कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देश दिया कि हमारा जो फिल्म नीति रहेगा वो ऐसा रहना चाहिए कि सभी पड़ोसी राज्यों की फिल्म नीति से उत्कृष्ट रहना चाहिए, आकर्षक रहना चाहिए, तभी तो हमारे तरफ लोग आकर्षित होंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने अधिकारियों का टीम भेज करके उत्तर प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, तेलंगाना का, इन सभी राज्यों का फिल्म नीति का अध्ययन कराया, और उससे बेहतर फिल्म नीति बना करके हमने छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए उसमें अवसर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस पॉइंट होगा जहाँ से फिल्म उद्योग और कलाकार सभी लोगों यहाँ से ऊपर उठेंगे। रायपुर इज बेस पॉइंट, एक सेंट्रल जगह है, वहाँ से बेस है। कोई भी आएगा तो पहले रायपुर उतरेगा, रायपुर उतरने के बाद वहाँ से बस्तर जाना है कि सरगुजा जाना है कि मध्य क्षेत्र में घूमना है, तय होगा। वहाँ अच्छी सुविधा लोगों को मिलेगी। और जिस फिल्म सिटी की बात आप कर रहे हैं, उस फिल्म सिटी एक यहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और छत्तीसगढ़ के लिए लैंडमार्क होगा, यहाँ का पहचान बनेगा। मैं कह सकता हूँ कि आज मुंबई फिल्म सिटी सहित और कई जगहों में है जो कि काफ़ी कंजस्टेड एरिया में, वहाँ तक पहुँचना, जाना और आना मुश्किल है। ऐसे में तेज़ी से
लोगों को तलाश है एक ऐसे जगह का जहाँ पर कंफर्टेबल लोगों को हो सके। वो जगह छत्तीसगढ़ बेस्ट है। और यहाँ केवल फिल्म सिटी नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर स्टूडियो भी बनेगा। यहाँ पर जो मिक्सिंग का जो काम है, एडिटिंग का काम है, वो सब भी होगा। यहाँ डांसिंग, एक्टिंग, सभी प्रकार की विधाओं का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेगा। यहाँ पर जो सेट में काम करने वाले जो मेन पावर हैं, वो भी, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर रहेगा। बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसको अगर कोई ख़रीद करके और किराए में देने का काम करेगा तो उसके लिए भी हमने अनुदान का व्यवस्था किया है। तो तमाम प्रकार की गतिविधियों में सरकार का हर जगह पार्टिसिपेशन रहेगा। सरकार हर जगह मदद करने के लिए इसमें प्रावधान किया है। ठीक है, अगर कुछ पॉलिटिकल बात करें तो 2018 का चुनाव था और आपको लगता है कि हमारे सरगुजा से स्वास्थ्य मंत्री हैं, कितना अहम रोल मानते हैं उस पिछले जीत में? देखिए, अगर सरकार छत्तीसगढ़ में बना है तो सबका सहयोग है। उसमें एक बड़े नेताओं का भी और छोटे कार्यकर्ताओं का भी और आम जनता का भी, किसानों का भी। जिस प्रकार से किसानों से हम आह्वान किए थे, पार्टी के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे राहुल गांधी जी, आकर के कहा था कि आप लोग समर्थन दो, किसानों के लिए हम काम करेंगे, ये सरकार किसानों के लिए काम करेगी। और उनका कर्ज माफ़, उनको 2500 रुपये में धान का खरीदी, तमाम प्रकार की काम जो है करने की बात हुई थी और उसको करके दिखाया है सरकार ने। तो मैं सोचता हूँ कि सब लोगों का योगदान रहा है और सब लोगों की वजह से ही सरकार बनी है। काफ़ी मेहनत से इस ऊंचाई को आप पा सके हैं। पार्वतीपुर जैसे इलाके में आप रहे हैं और मजदूरों के लिए भी आपने काफ़ी कुछ किया, श्रमिक नेता माने जाते थे उस समय आप। तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका यहाँ तक? मेरा तो हर दिन एक नया चुनौती रहता है और चुनौतियों के बीच में ही मैं जीता हूँ। कभी भी किसी मुश्किल को छोड़ करके मैं अपना मुख नहीं मोड़ता। जो भी स्थिति है, एक फिल्म का गाना आपने सुना होगा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जो भी स्थिति है, लोगों के साथ यहीं पर जूझना है, यहीं पर मिल कर के आपस में जो भी गिला शिकवा है उसको दूर करना है। और कोई आपके समस्या को समाधान करने के लिए बाहर से नहीं आएगा। आपको अपनी समस्या का समाधान अपने ढंग से खोजना होगा। और वही लोग हैं जो कभी आपको पसंद करेंगे, कभी आपको नापसंद करेंगे, और सबकी वजह होती है और उस वजह को आपको जानना होगा। सरगुजा में 2 पावर हो गए। एक तो स्वास्थ्य मंत्री पहले से रहे हैं वहाँ पर, उनका अपना एक अलग रुतबा रहा, और आप हैं आज। उस खेमे के लोग थे, कहीं ना कहीं शायद जो नाराज़ रहे, आज वो इस खेमे में आ गए हैं। जी, मैं ऐसा नहीं सोचता और मैं कभी अपने आप को एक पावर पॉइंट नहीं समझता। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और सुबह से शाम तक मेरा कोशिश रहता है कि अधिक से अधिक लोगों का, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप छोटा कार्यकर्ता समझ रहे हैं आज। मैं काम आ सकूं, लोगों का मदद कर सकूं। ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है। ये अवसर जो मिला है, ये जीवन में हमेशा हर किसी को नहीं मिलता। और मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को अगर ये अवसर मिला है कि लोगों का काम आ सकूं, लोगों का मदद कर सकूं, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है और इसको मैं सदैव सकारात्मक ढंग से देखता हूं। और क्या कौन सोचता है, क्या कौन बोलता है, वो उनका लुकआउट है, लेकिन मेरे तरफ से हमेशा लोगों को सम्मान भी, आदर भी, और जो मेरे पास आएगा उसका मदद भी, ये हमेशा मैं करते रहूँगा, ताउम्र करते रहूँगा जब तक। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव का एक सामान्य सा व्यक्ति को ये अवसर मिला है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। चूँकि आम जनता में एक चर्चा का विषय रहता है, इसलिए आज हम शायद ये मौका है, हम अपनी जनता को भी ये बताना चाहते हैं, आपके वोटर्स को भी बताना चाहते हैं कि एक जिस तरीके से देखिए माहौल रहता है कि आपस में पटरी नहीं खाता है, लोग कहते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आज मैं विधायक हूँ या मंत्री हूँ,
उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, वहीं माननीय टी.एस. बाबा साहब का भी आशीर्वाद है। सभी लोगों ने चाहा है तब तो मुझे अवसर मिला है और मैं सबका सम्मान करता हूँ, सब मेरे नेता हैं। सरगुजा के लिए कुछ जो आपने सोच के रखा हो इस कार्यकाल में, आप अगर जो करना चाहें सरगुजा क्षेत्र के सरगुजा के लिए, एक तो हम शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकें, और दूसरी बात कि यहाँ कनेक्टिविटी के लिए एक तो हवाई सेवा उपलब्ध करा सके। अंबिकापुर से सीधे दिल्ली के लिए अगर कोई रेल सेवा हम लोग उपलब्ध करा सकें तो वो भी हम लोग के लिए एक उपलब्धि रहेगी, और हम लोग सब लोग मिल करके अवसर हमेशा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका काफिला जो है अमरजीत भगत जी का अभी उदयपुर के रेस्ट हाउस में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। जी नमस्कार।